27 सितंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई, एक दृष्टांत हुआ जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके न्यूज़ मीडिया के प्लेटफॉर्म तक पे हाहाकार मच गया, एकदम से तबाही आ गई। और वो ये घटना थी कि एनआईए, ईडी और 7 स्टेट की पुलिस के समन्वित प्रयास के फलस्वरूप पीएफआई के 250 से ज़्यादा एजेंट्स को, इनके मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर इस ऑर्गेनाइजेशन को, पीएफआई को, जिसको हम पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसको एक अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया गया और इसको बैन कर देने की मांग की गई। अब न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पे हर एक आदमी यही चिल्ला रहा है कि पीएफआई बैन हो गया, पीएफआई बैन हो गया, पीएफआई बैन हो गया। जबकि वास्तविकता ये है कि पीएफआई अभी बैन नहीं हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने, पीएफआई पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, क्योंकि उसको पूरी तरह से बैन करने के लिए, इसको अनलॉफुल असेंबली घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, पूरा प्रोसीजर दिया गया है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, और जो कि दिया गया है अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शंस के अंतर्गत, इसके प्रोविज़न के अंतर्गत। और जिसको पालन करने के पश्चात, जिसको पूरा करने के पश्चात ही किसी एक असेंबली को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल घोषित किया जा सकता है। तो क्या है ये प्रोसीजर, क्या है ये प्रोविजंस, आज की इस वीडियो में हम इस पर खुलकर बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। 27 सितंबर की पीएफआई के मेंबर्स के अरेस्ट होने के बाद अगले दिन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करके पीएफआई को अनलॉफुल असेंबली घोषित करने की और इसे 5 साल तक के लिए बैन करने की मांग की गई। और एक तरह से ये इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन जारी किया। अब क्या है कि इसका क्या क्या परिणाम होगा और किस वजह से इसको बैन किया गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम इसके परिणाम के बारे में जान लेते हैं कि अगर ये जो पीएफआई है, इसको अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया गया तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे। तो इसके परिणाम के अंतर्गत सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है कि इसके जितने भी फंड्स हैं, जिसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी इसके प्लेसेस हैं, उस पर गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी, सीज कर लेगी। और इसके जितने भी ऑफिस हैं जिनको ये अपने मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, उनको बाकायदा सील कर देगी, बंद कर लेगी, और उनके सारे ही जितने भी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, इन सबको भी जब्त कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जितने लोग इसके मेंबर हैं और ये जानते हुए भी कि इसको बैन कर दिया गया है, इसको अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया गया है, इसके मेंबर बने रहेंगे और इसके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको किसी भी तरह से असिस्ट करेंगे, इसको सहायता प्रदान करेंगे इस संगठन को, उन व्यक्तियों को पनिशमेंट दी जाएगी इसी एक्ट के सेक्शन के अंतर्गत, जहां पर उन व्यक्तियों को 2 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। तो ये तो वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि पीएफआई को अनलॉफुल असेंबली घोषित करके और बैन करने के पश्चात उत्पन्न होंगे और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या क्या रीज़न हैं जो कि एनआईए के द्वारा और ईडी के द्वारा दिए गए हैं, और क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना ज़रूरी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सेक्शन 4 ऑफ द यूएपीए एक्ट के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि अगर किसी असेंबली को अनलॉफुल घोषित कराना है, उसको भारत में बैन कराना है, तो ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट के द्वारा किसी असेंबली को घोषित करने की मांग करे या फिर एक नोटिफिकेशन जारी करे। उसके पश्चात वो सारे कच्चे चिट्ठे के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे प्रूफ के साथ, सारे एविडेंसेस के साथ, जो कि एनआईए और ईडी के द्वारा इकट्ठा किए गए हैं या और साथ ही साथ में स्टेट पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, इन सबको वो इकट्ठा करके ये अनलॉफुल असेंबली का जो ट्रिब्यूनल है उनको भेजेगी। ट्रिब्यूनल ये सारे डॉक्यूमेंट मिलने के पश्चात क्या करेगा कि एक मीटिंग, मतलब एक कार्यवाही हेल्ड करेगा, और उसके पश्चात ये असेंबली को, जो पीएफआई है, उनको एक नोटिस जारी करेगा और ये कहेगा कि 15 दिन के भीतर आप ये दिखाओ, ये साबित करो कि हम आपको क्यों ना बैन करें। और अगर
असेंबली जो भी है या पीएफआई जो है ये इसको साबित करने में सफल हो जाती है कि हमें बैन क्यों ना किया जाए, अपने आप को जस्टिफाई कर देती है, तो उनको बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये अपने आप को जस्टिफाई करने में असफल होती है, उसके पश्चात जो ट्रिब्यूनल है वो एक इंक्वायरी हेल्ड करेगा और उस इंक्वायरी को 6 महीने के अंतर्गत पूरा किया जाएगा और उसके पश्चात दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स को सुनने के पश्चात, दोनों तरफ के लॉजिक को सुनने के पश्चात, दोनों पार्टीज़ को अच्छे से सुनने के पश्चात अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि राष्ट्र के हित में, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी वगैरह के हित में इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस असेंबली को अनलॉफुल घोषित करके इस पर बैन लगाना ज़रूरी है, तो ट्रिब्यूनल इन पे बैन लगा देगी। अब इस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत बैठते कौन हैं, जजेस कौन होते हैं, तो उनमें रिटायर्ड जजेस भी आते हैं और सिटिंग जजेस भी आते हैं जो हाई कोर्ट के होते हैं। तो इनके द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि इतनी लंबी प्रक्रिया फॉलो करने के पश्चात, इनका पालन करने के पश्चात ही किसी एजेंसी को बैन किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि आखिर किस बेस पे, किस ग्राउंड पे, किस एक कारण पे इस पीएफआई को बैन कराने की बात चली है, इसको अनलॉफुल असेंबली घोषित करने की बात चल रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, ईडी के द्वारा, एनआईए के द्वारा दिखाए गए सबूतों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो पीएफआई जो है वो कम्युनिटी को रेडिकलाइज करने का पूरा निरंतर प्रयास कर रही थी। जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2006 के पश्चात, शुरुआत में तो सही चल रहा था, उसके पश्चात ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ग हो गई जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153A और 53B के अंतर्गत पूरी तरह से निषेध किया गया है। सेकेंड पॉइंट इज कि इसका कुछ जो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि सिमी हुआ और इंडियन मुजाहिदीन जो बांग्लादेश वाला है, जमातुल मुजाहिदीन वगैरह जो हैं, इनसे इनका कांटेक्ट पाया जा रहा है, इनसे इनके लिंक पाए गए हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनकी लिंक पाई गई है। थर्ड पॉइंट इज कि इसके ISIS यानी कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन जिसको ISIS बोलते हैं, उसके साथ भी संबंध पाए गए। इसके मेंबर्स बाकायदा सीरिया, अफ़गानिस्तान और इराक जैसी कंट्रीज़ में जाके इन जो टेरर एक्टिविटीज़ रही हैं और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ रही हैं उनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ऐसा सबूत पाया गया है ईडी के द्वारा और एनआईए के द्वारा। इसके अलावा जितने भी इसके फंड्स इकट्ठा किए गए हैं उन फंड्स का एक प्रॉपर जस्टिफिएबल एक सोर्स नहीं मिल रहा है, ना ही ये पीएफआई जो है ये इसको जस्टिफाई कर पा रही है। साथ ही साथ वो सोर्स कहाँ से आते हैं और किन किन जगह पे यूज़ किया जाता है उनको भी नहीं किया जा रहा है। बेसिकली जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, जितने भी सबूत मिले हैं वो यही मिले हैं कि इसके द्वारा जितने भी फंड्स इकट्ठे किए जाते थे वो भारत के जो भी पीस और हार्मोनी को डिस्ट्रैक्ट करने वाले जितने मामले हैं, जो वायलेंट जो भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उनमें इनको यूज किया गया है। भारत के खिलाफ जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उसके अंतर्गत यूज किया गया है। और हाल ही में कई सारे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हुए हैं, जो वायलेंट एक्ट हुए हैं, वायलेंट मर्डर्स हुए हैं, जिनमें सबसे रिसेंट का जो कन्हैया नाम के टेलर का मर्डर है वो हुआ है। ऐसे कई सारे मर्डर हुए हैं जिनमें पीएफआई एजेंट का ही हाथ पाया गया है। इसके अलावा कई सारे और भी रीजन हैं जो जिनका चिट्ठा, जिनका एक पूरा एविडेंस, जिनका प्रूव एनआईए और ईडी के पास है, कुछ स्टेट पुलिस के पास भी है। इन सब को इकट्ठा करके ये एजेंसी और जो गवर्नमेंट है, जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, वो ट्रिब्यूनल के पास भेजने वाला है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब पीएफआई बैन भी हो सकता है और पीएफआई बैन नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ भी कहना निश्चित नहीं है, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि पीएफआई अगर अपने आप को जस्टिफाई कर ले गई तो वो बैन नहीं होगी। लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाई तो उसका भी वही हाल होगा जो कि सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर हमारी पहल आपको पसंद आ रही है तो साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।